हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02 पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10 की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम 3 सेंट्रल आईडी की बात करेंगे, जो कि डेट इज क्लियर है कि इनमें से एक ना एक आपका आना है। 100% इनमें से एक ही आएगा, इससे बाहर आपका सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में। और इसका जो मीन्स है कि 3 सेंट्रल आइडिया हैं, और 3 सेंट्रल आइडिया आपके जो भी होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें से 100% आपका जो है एक ना एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। इसलिए आपकी जो वीडियो होने वाली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो देखने में एक अच्छा कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो लेट स्टार्ट नाउ। सेंट्रल आइडिया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल आइडिया हम लिखते कैसे हैं। तो जब भी सेंट्रल आइडिया हम लिखें, पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या करना है, जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो सबसे पहले द पोइम, जो आपकी पोइम है वो लिखनी है, यानी कि पोइम का नेम लिखना है। दैट इज क्लियर। उसके बाद क्या करना है हमें, द पोइट, यानी कि ये दो पॉइंट है आपको पहले ही मेंशन कर देने की। इससे क्या लगता है कि जब भी जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करता है आपकी, वो पता लगता है कि जो बच्चा है उसने कितनी अच्छे से लिखा है, कि ये जो पॉइंट है वो हाईलाइट करके लिखने हैं। जब भी अगर पोएम की बात की जाए या पोइट की बात की जाए तो उसको आपको ब्लैक से नोट करके लिखना है। जैसे बात की जाए कि अपनी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, आपकी जो पोएम है वो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। और जो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं वो आपके हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। इस तरीके से आपको पहले ही सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद में आपको इस तरीके से क्या करना है, पोएम का नेम और पोएट का नाम आपको मेंशन कर देना है। इट इज क्लियर। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले पोएम का नेम नोट करना है, उसके बाद में आपका जो है वो है पोएट का नेम लिखना। तो पहला पॉइंट है कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। तो सेंट्रल आइडिया होता है आपका केंद्रीय विचार, केंद्रीय विचार। तो भी आपकी जो पोएम है, तो आपकी पोएम है उसमें क्या बताया गया है, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप में यानी कि ब्रीफ में नॉलेज दी जाती है, वो आपको कहलाता है सेंट्रल। तो लेट स्टार्ट नाउ। हम एक एक करके तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आता है फायर एंड आइस। ये आपका पहला सेंट्रल आइडिया है, फायर एंड आइस। फायर में से आपकी आग और आइस में से आपकी होती है आग और बर्फ। दैट इज क्लियर, आग और बर्फ। देखिए, यानी कि सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट वही है कि आपको सबसे पहले पोएम का नाम, यानी कि जो पोएम का नाम है आपको उसको लिखना है। यहाँ पर जो पोएम है वो आपकी है फायर एंड आइस। दैट इज क्लियर। पहले क्या करना है, आपको पोएम का नाम लिखना है। जो पोएम है आपकी है वो है फायर एंड आइस। दैट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है आपको, दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, आपको पोएट का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है। ठीक है। आपके जो पोइट है कौन से हैं, रॉबर्ट फ्रस्ट। दैट इज क्लियर। यानी कि क्या करना है, पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है कि पहले सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि उसके बाद आपको आपका जो पोइट है उनका नाम। दैट इज क्लियर। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो जो पोएम का नेम है उसको हाईलाइट कर दें, ब्लैक से लिखें उसको, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें। दैट इज क्लियर। पहला पॉइंट आपको ये करना है। कंपोज्ड बाय, यानी कि जो इसके जो पोइट है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। आपको इसको भी, यानी कि जो पोएम है पोएम का नाम और दूसरा आपका पोइट का नाम, इन दोनों को क्या करना है आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, ब्लैक से हाईलाइट करके लिखना है, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा में आपको क्लोज करना है। यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस आपकी पोएम है
उसको जो कवि है यानी कि कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज दैट टू पॉसिबल वेज पॉसिबल वेज कुड बी एंड द वर्ल्ड, यानी कि दो दैट टू यानी कि दो चीजों की बात की गई है, किस किस की बात की गई है, पहला आपका फायर एंड दूसरा आइस यानी कि आग और आपका बर्फ। पॉसिबल वे यानी कि दो पथ हैं, कुड बी एंड यानी अंत, द वर्ल्ड यानी संसार के दो ही अंत हैं, दो तरीके से अंत हो सकता है, पहला एक फायर यानी कि पहला आग के माध्यम से, दूसरा आपका बर्फ के माध्यम से। इन द ओपिनियन ऑफ सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोगों का मानना है, यानी कि सम पीपल्स यानी कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, सम पीपल्स कुछ लोग मानते हैं द वर्ल्ड विल बी एंड यानी कि जो संसार का अंत होगा, द वर्ल्ड विल बी एंड संसार का अंत होगा इन फायर यानी किसके द्वारा, आग के द्वारा, किसके द्वारा, आग के द्वारा। दैट इज क्लियर, यानी कुछ लोग मानते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो किसके द्वारा होगा, आग के द्वारा। एंड और अदर्स यानी कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या मानते हैं, ओपिनियन इज यानी कुछ लोग अपना ओपिनियन देते हैं, इज दैट इट विल बी एंड इन आइस यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार का जो अंत होगा किसके द्वारा होगा, बर्फ के द्वारा। दैट इज क्लियर। फायर फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, यानी जो आग है, फायर आपकी जो आग है, फॉर स्टैंड मजबूत करती है, फॉर द ह्यूमन डिजायर यानी कि मानव की इच्छा को, इसको मानव की इच्छा को, ग्रीड ग्रीव एंड एंगर यानी और क्रोध, एंड आइस और आपकी जो बर्फ है, सिंबल प्रतीक है, हार्टर्ड एंड इंडिफरेंस। दैट इज क्लियर। द पोएट बिलीव यानी कि जो कवि है हमारे, यानी कि जो कवि है, कौन कवि है, कौन किस कवि की बात की गई, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो आपके कवि है वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या कहते हैं, बिलीव यानी कि भरोसा करते हैं, बोथ थिंग्स दोनों वस्तुओं में, आर डिस्ट्रक्टिव इनफ टू ब्रिंग रूइन, क्या करते हैं, ये दोनों ही चीजें बहुत ही खतरनाक, कौन सी, आपकी पहली आग और बर्फ। दैट इज क्लियर। अब क्या करना है, लास्ट में आपको जो पोइम है, जो भी आपने सेंट्रल आइडिया जिस पोइम का लिखा है, उसमें क्या करना है, आपको एक ब्रीफ लाइन लिखनी है, यानी कि पूरी जो आपकी जो पोइम है सेंट्रल आइडिया, उसके बाद में आपको एक ऐसी लाइन नोट करनी है जिससे एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा आपका, वो आपको उसको मालूम पढ़ना होना चाहिए कि इस बच्चे ने कहाँ तक इसको नॉलेज है। इस तरीके से एक ना एक लाइन आपको लिखनी है हर सेंट्रल आइडिया। ग्रीड इज अ फायर दैट बर्न्स द हार्ट, यानी कि ग्रीड समझते हो, लालच, लालच आपका जो भी लालच है, क्या है आपका लालच, लालच लालच इज अ फायर एक ऐसी आग है, हार्ट यानी कि हार्ट मीन्स आपका दिल, दिल, ब्रन मीन्स जला देना, यानी कि लालच एक ऐसी आग है जो दिल को जला देती है। दैट इज क्लियर। ये पहला सेंट्रल आइडिया है आपका, इसको नोट करके रख लीजिए, आपका ये 100% आएगा। दैट इज क्लियर, यानी कि इस वीडियो से आपका यानी कि सेंट्रल आइडिया का जो भी पार्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये 3 सेंट्रल आइडिया आपके इंपोर्टेंट्स हैं और यही आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक। यानी कि पहला सेंट्रल आइडिया हमारा हो गया, पहला सेंट्रल आइडिया जो था वो था फायर एंड आइस का, इसके जो पोएट थे वो थे आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब नेक्स्ट जो सेंट्रल आइडिया है वो हम देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है वो है आपका डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स आपकी क्या होती है, धूल, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ की धूल। दैट इज क्लियर, यानी कि वही आपको क्राइटेरिया करना है कि पहला जो हम पोएम का नेम लिखते हैं, पोएम का नाम लिखना है हमें, पोएम का नाम लिखिए, पहले हमें पोएम का जो नेम है यानी जो टाइटल डालना है पोएम का, वो किससे डालना है, ब्लैक से डालना है, और जो पोएम का नेम लिखना है वो किससे लिखना है, ब्लू से लिखना है। दैट इज क्लियर। एंड सेकंड पार्ट क्या करना है, जो भी हमें पोएट है, जो भी हमारे पोएट हैं, जो भी हमारे कवि हैं, उसका जो पोएट है वो सिंबल बनाना है, वो ब्लैक से बनाना है, एंड जो पोएट का जो नेम है वो किससे लिखना है, वो आपको ब्लू से। दैट इज क्लियर। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो,
यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है किस पोएम की बात की गई है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल के बारे में बात की। कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि किस कवि के द्वारा कंपोज किया गया है, तो वो आपका जो कवि है वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दैट इज क्लियर। यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है किस पोइम का है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल का है। कंपोज्ड बाय यानी किसके द्वारा रचित है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इज दैट स्मॉल यानी कि इज दैट स्मॉल इंसिडेंट्स कैन चेंज आवर मूड, यानी कि जो कुछ घटनाएं होती है हमारे मूड यानी कि को उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि चेंज इसका होता है बदलना, बदलती है। एंड आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, और जो लाइफ है हमारी जिंदगी है उसके आउटलुक यानी बाहर की ओर दिखती है। दैट इज क्लियर। द पोइट यानी कि जो आपके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, हुज डेज वॉच whose days was ruined suddenly feels happy and refreshed when snow falls on him from a tree, यानी कि whose day was ruined यानी एक दिन था जब मैं बहुत ज्यादा दुखी था। कैसा था, दुखी था। सडनली अचानक से फील्स हैप्पी, मैं कैसा महसूस करता हूँ, हैप्पी खुश महसूस करता हूँ। एंड रिफ्रेश्ड व्हेन स्नो फॉल्स ऑन हिम फ्रॉम अ ट्री, यानी कि जो आपकी स्नो होती है यानी कि जो बर्फ होती है फॉल्स ऑन हिम फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से उनके ऊपर छोटी छोटी जो बूंदे होती हैं बर्फ की जिसे हम ओस कहते हैं, वो कहाँ गिरी, उनके ऊपर गिरी। किनके ऊपर गिरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। दैट इज क्लियर। द स्नो द स्नो चेंज हिज मूड एंड गिव्स हिम प्लीजर, यानी कि जो ओस की बूंदें गिरी, जो बर्फ की बूंदें गिरी, चेंज हिज चेंज हिज मूड यानी उससे क्या हुआ, उनका जो राइटर आपके जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड चेंज हुआ। एंड गिव्स हिम प्लीजर, और उसने क्या कर दिया, यानी कि जो बूंदें गिरी उनसे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए। द पोइट यानी कि जो कवि हैं वांट चाहते हैं टू कन्वे दैट कन्वे दैट कि समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स हैव अ ग्रेट इंपोर्टेंस, यानी कि जो समटाइम्स का मतलब समझते हैं, समटाइम्स यानी कुछ क्षण के लिए, सर्टेन मूवमेंट्स यानी कुछ ही जो हमारी क्षण होती है, मूवमेंट्स जिस पल होते हैं, अ ग्रेट इंपोर्टेंस एक महान इंपोर्टेंस रखते हैं, यानी एक महान महत्व रखते हैं। दैट इज क्लियर। इट टीचेस यानी कि इट टीचेस मतलब यानी जो आपके कवि हैं वो बताते हैं अस अस दैट इवन लिटिल, यानी कि लिटिल मीन्स छोटा, लिटिल थिंग्स इन नेचर यानी जिस प्रकृति में जो भी छोटी चीजें हैं, यानी कि लिटिल मीन्स छोटी, ठीक है, लिटिल छोटी, नेचर मीन्स प्रकृति, यानी इस प्रकृति में जो छोटी चीज है, कैन ब्रिंग होप एंड पॉसिबिलिटी, हमारे लिए आशा बनाए रखती है। दैट इज क्लियर। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था जब भी आप एक सेंट्रल आइडिया लिखें उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पॉइंट नोट करना है, यानी कि उस पोएम से रिलेटिव एक पॉइंट नोट करना है, जिससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे वो उसको पता चल जाए कि ये जो स्टूडेंट है उसने एक अलग से कुछ चीज नोट की है। दैट इज क्लियर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जो फॉर एवर, यानी कि सौंदर्य की जो अनुभूति है सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है, यानी कि जो सौंदर्य की अनुभूति है वो सौंदर्यवान जो वस्तु होती है उससे अधिक समय तक बनी रहती है। दैट इज क्लियर। आपको ये सेकंड सेंट्रल आइडिया भी क्लियर हुआ होगा, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो। ये आप नोट करके रख लें कि ये आपकी जो 3 सेंट्रल आइडिया बताए जा रहे हैं ये आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कैसे हैं भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इससे इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपके 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आज। दैट इज क्लियर कि ये जो 3 सेंट्रल आइडिया है इससे बाहर सेंट्रल आइडिया आपका पूछा नहीं जाएगा। तो आपका जो लास्ट सेंट्रल आइडिया है वो हम देखने वाले हैं। लास्ट आपका है द टाइगर इन द जू, द टाइगर इन द जू।
सबसे पहले क्या ही करना है, वही करना है, क्या करना है सबसे पहले कि आपका जो द पोएम का जो टाइटल है वो डालेंगे इससे ब्लैक से, एंड जो आपका पोएम है उसको लिखेंगे हम ब्लू से, द टाइगर इन द जू। द टाइगर इन द जू यानी कि टाइगर मीन्स बाघ, इन द जू मीन्स चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में बाघ, चिड़ियाघर में बाघ। इसके जो राइटर हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। तो वही करना है कि यानी कि जब भी पोएम की बात की जाएगी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको पोएम का नेम लिखना है, देन उसके बाद में आपको पोएट का नेम। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि कैसे हम लिखते हैं सेंटेंस। अब बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की, तो देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम की बात की जाए सबसे पहले ऐसे ही लिखना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिससे पता लगना चाहिए कि किस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू, यानी कि आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो किसके पोएम का है? द टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में बाघ। दैट इज क्लियर, चिड़ियाघर में बाघ। कंपोज्ड बाई यानी कि किसके द्वारा, इसके जो कवि हैं कौन है? लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। यानी कि जो पोएम है आपकी वो है द टाइगर इन द जू। इस पोएम, जो पोएम का नेम उसको किससे लिखना है? वही ब्लैक से लिखना है, और आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा में क्लोज कर दे। एंड कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस, आपके जो लेस्ली नॉरिस इसके कौन है? इसके लेस्ली नॉरिस आपके कवि। इस कवि और आपकी जो कविता है, कवि और आपकी जो कविता है उसको आपको क्या करना है? उसको आपको ब्रैकेट में ब्लैक से, यानी कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा में आपको ब्लैक से, दैट इज क्लियर। इज दैट इट इज क्रियल टू कीप, क्रियल टू कीप, आपका क्रियल होता है वो होता है निर्दयी, टू कीप विल्ड एनिमल यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, इन द स्मॉल सेल यानी कि स्मॉल में छोटा, सेल एट द जू, जू इस चिड़ियाघर, अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? जू, चिड़ियाघर में रखा जाता है। किससे दूर? फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से दूर एक कहाँ रखा जाता है? एक चिड़ियाघर में रखा जाता है। इन द केस ऑफ द जू अ टाइगर, इन द केस ऑफ द जू अ टाइगर, एक बाघ की बात की गई है। फील्स एंग्री, कैसा महसूस करता है? एंग्री, क्रोधित महसूस करता है। हेल्पलेस, हेल्पलेस महसूस करता है। एंड अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब बिना खुश, ठीक। बिकॉज क्योंकि हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, बट इन द फॉरेस्ट ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी deer passing through the long grass near the water source, यानी कि जो टाइगर की बात की गई है, जो आपका जो टाइगर है, आपका जो बाघ है, इस पोएम में बाघ की बात की गई है। तो जो बाघ है आपका वो कैसा महसूस करता है? बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करता है, एंग्री महसूस करता है, क्रोधित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो आजादी है, यानी कि जो उसकी फ्रीडम है, उसकी जो फ्रीडम है उसको छीन लिया गया है। क्या कर दिया है उसका? इसको उसको उससे छीन लिया गया है। बट इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल की लाइफ है आपकी, जो फॉरेस्ट की लाइफ है, यानी कि जो जानवर की जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये टेक्स एंजॉयमेंट, कैसा रहते हैं? आनंद पूर्वक रहते हैं। ऑफ कैचिंग द हेल्दी डियर्स, वहां क्या करते हैं? हेल्दी मीन्स डियर, डियर आपके जो हिरन होते हैं। पासिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड नियर द वाटर सोर्स, यानी कि जो जो टाइगर है वो जब जंगल में रहता था तो वो डियर, हिरन का शिकार करता था। पासिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स, और जो पानी का स्रोत है वहां पर रहा करता। दैट इज क्लियर। द ब्लेयर्स, यानी कि जो गांव वाले, विलेजर्स में से होता है गांव वाले, आर अफियर्ड डरे हुए थे। ऑफ हिज वेयर ईच एंड क्लाउस एज ही फील्स फ्रीडम, यानी कि जो गांव वाले थे, जो बाघ है उससे डरे हुए थे, उसके जो नुकीले पंजे थे उससे डरे हुए थे। जॉय एंड स्ट्रीम इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो जानवर हैं वो अपनी जंगल की जिंदगी में खुश रहते हैं। दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड नंबर का जो सेंट्रल आइडिया है द टाइगर इन द जू, वो भी आपको समझ में आया होगा। दैट इज क्लियर। और इसी तरीके से आप जब भी एक सेंट्रल आइडिया पूरा करें तो 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। जो भी आपका पोएम का नेम है उसको आपको हाईलाइट करके लिखना है।
दैट इज क्लियर। यानी कि पहले क्या करना है, पहले आपको द पोइम यानी कि जो पोइम की बात हो गई है उसको लिख के फिर ब्लू से लिखना है, दैट इज क्लियर। फिर पोइट जो उसके कवि हैं उसको लिखना है, जिसके कवि है लेस्ली नॉरिस, तो इसको लिखा गया है। एंड जब भी सेंट्रल आइडिया की बात की जाए, सेंट्रल आइडिया जब भी लिखो तो उसमें 2 पॉइंट्स आप नोट करके रखना, जो भी आपकी पोएम है, जो भी आपकी पोएम है और जो भी आपके पोएट हैं, उनको आपको ब्लैक से लिखना है। किससे लिखना है? ब्लैक से लिखना है। जब भी आपका सेंट्रल आइडिया लिख जाए तो क्या करना है, यानी कि उस पूरे सेंट्रल आइडिया में से एक पॉइंट ऐसा नोट करना है बाद में, जिससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसे लगना चाहिए कि बच्चे ने कुछ ना कुछ डिफरेंट लिखा है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ही ही स्टॉल्क इन हिज विव्ड स्ट्राइप, यानी कि वह अपनी चटक धारियों में शान से चलता है। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। यानी कि इसमें जो किसकी बात की गई, यानी कि जो बाघ है, बाघ की बात की गई। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद,